हिम्मत मत हारो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस के नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आपका दोस्त समीर, और फिर से एक बार सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें जो आपको सुकून देगी। आप कहीं ना कहीं इतने बड़े दुख में, आपके इस जो डिप्रेशन है, आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जिसको लेकर आप विचलित हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं, आप रात में सोना तो चाहते हैं पर नींद नहीं आती है, उसमें हो सकता है कि आपको रिलैक्सेशन मिले और आप सुकून से सो सके। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। तो दोस्तों क्या है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं उसके लिए तो बल्ले बल्ले हैं। क्यों बल्ले बल्ले हैं, इस चीज़ को समझते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लीजिए। आपके तकरीबन 80,000 सीट्स हैं बिहार में। अब 80,000 सीट्स बिहार में है, 1 to 5 के लिए है। अब 1 to 5 के 80,000 सीट्स फुलफ़िल करना है, और ये 80,000 सीट फुलफ़िल तब हो पाएगा जब 80,000 से ज़्यादा बच्चा या कम से कम 80,000 बच्चे क्वालिफाई करके आएंगे। अब 80,000 बच्चे क्वालिफाई होकर नहीं आएंगे, मान के चलिए कि वो बच्चे तकरीबन जो है लगभग आप कह सकते हैं कि 70-75 हज़ार बच्चे क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? या उससे कम बच्चे क्वालिफाई करके आते हैं तो क्या होगा? तो मान के चलिए 50,000 बच्चे क्वालिफाई करके आते हैं तो क्या होगा? 40,000 बच्चे क्वालिफाई करके आते हैं तो क्या होगा? मैंने तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि खूब से खूब 32, 33, 34 हज़ार में ही मामला सेटल जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। फिर भी अगर 40,000 बच्चे पास कर जाते हैं तो क्या होगा? उनको 75% सीट फुलफ़िल करनी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी की चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ने कहा है। अब 75% अगर सीट फुलफ़िल करनी है तो 75% कितना होता है 80,000 का? तो आप जानते हैं, इसको कैलकुलेशन कर देखिए तो तकरीबन आपके 60,000 के आसपास होगा। तो 60,000 के आसपास सीट्स फुलफ़िल करनी है। अब 60,000 सीट फुलफ़िल, यहाँ मान के चलिए 35,000 बच्चे पास हैं, तो उनको तो हर टांग से नीचे जाना है, इसीलिए उन्होंने पहले ही हम सभी को संकेत दे दिए हैं। तो आइए दोस्त, बल्ले बल्ले क्यों कह रहे हैं हम रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए, इसको समझते हैं। अब सभी जैसे कि जानते हैं कि जो जनरल बच्चे होते हैं इसकी सीट्स बहुत अधिक होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ, आप कह सकते हैं एबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप कह सकते हैं कि ओबीसी या एससी एसटी, उनके सीट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान के चलिए कि बिहार के जो बच्चे हैं और जनरल कैटेगरी के हैं, तो वो तो जनरल कैटेगरी के हैं ही, लेकिन जो बच्चे बाहर से आएंगे, यूपी से आएंगे, झारखंड से आएंगे, वेस्ट बंगाल से आएंगे, कहीं और जगह से आएंगे, तो उसका भी आप कह सकते हैं कि जो गिनती होगी वो किस पर होगी? तो वो होगी जनरल सीट्स पर, यानी जनरल कैटेगरी के, यहाँ के जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ ही उनका टक्कर है। तो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा है तो सीट्स भी ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा आपको कि बल्ले बल्ले है किसके लिए? रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए। ऐसा क्यों कहा? आइए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तोस्तों अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि ईबीसी के बच्चे, जो मेल बच्चे हैं, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उसके अलग तकरीबन 7,171 सीट्स हैं, और 50% अगर आरक्षण है तो उतना महिलाओं का भी है, तो 7,171 सीट्स एबीसी के हैं, तो ये आपके हो गया 100%, क्योंकि इतना सीट्स हैं मेल के। अगर इसके 75% सीट उसको फुलफ़िल करना हो तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 5,300 के आसपास उनको सीट फुलफ़िल करनी है। अब मान के चलिए कि 5,300 बच्चे पास होके आ जाते हैं, तो वो तो कट ऑफ से ऊपर है, तो ऑलरेडी उन लोगों का जॉब हो जाएगा, तो आप नीचे नहीं आएंगे। हाँ, वहाँ पे भी एक चांस है नीचे आने का। कैसे? इसी चीज़ को समझना है। दोस्तों आपको पता है कि जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो जनरल में जा सकता है, लेकिन जनरल के बच्चे रिजर्व कैटेगरी के नहीं आ सकते हैं, या ओबीसी के बच्चे एबीसी में नहीं आ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे एबीसी में नहीं आ सकते हैं, या एससी एसटी के बच्चे एबीसी में नहीं आ सकते। कहने के मतलब ये जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो एक दूसरे पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये बच्चे जनरल में जा सकते हैं। अब मान के चलिए एबीसी के बच्चे ऐसे हैं जो उनको 75% में 5,300 आसपास के सीट्स फुलफ़िल करना है, और बच्चे कितने पास होते हैं? बच्चे हो जाते हैं मान के चलिए खूब से खूब 3,000। अब 2,000 तो यहाँ कम है बच्चे, अब 3,000 या 3,500 बच्चे फुलफ़िल हो पा रहे हैं। अब इतने बच्चे क्वालिफाइड होकर आ रहे हैं, और इनमें से 500, 200, 300 बच्चे का जो मार्क्स है वो 70+ है या 65+ है, तो ये बच्चे तो सीट ले लेगा जनरल का। तो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे मान के चलो ईबीसी के 300-400 बच्चे जाके जनरल में सीट ले लिया, तो यहाँ पे वो 300-400 सीट्स
अपना सेव करके गया अपनी कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो ये आपके लिए खुशी की बात है कि आप फिर और नीचे जा सकते हो। इसलिए कैटेगरी वाइज आपको देखना पड़ेगा कि आपके कैटेगरी में कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और उनमें से कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। यदि आपके कैटेगरी के बच्चे कम हैं और उसके बच्चे क्वालिफाई भी कम कर रहे हैं तो आपके आहर्ता अंक और नीचे जा सकता है। इस तरह से मैं समझता हूं कि रिजर्व कैटेगरी के तकरीबन सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है कि आपका सिलेक्शन कट ऑफ जितना आप मार्क्स ला रहे हैं उसमें तो होना तय है, लेकिन उसके नीचे भी आ रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे भी उम्मीद बना हुआ है। यानी 35-36 वाले जो हैं या 32-33 वाले भी, वो फिक्स नहीं कहा जा सकता, उसमें अभी उम्मीद बना हुआ है। एक खुशखबरी एक और है कि बच्चे क्या है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो उन्होंने पीआरटी में भी एग्ज़ाम दिया है और टीजीटी में भी एग्ज़ाम दिया है और पीसीटी में भी एग्ज़ाम दिया है। अब वो तीनों जगह सेलेक्ट होके आ रहा है। आपको पता है वो तो सिलेक्शन कहीं एक जगह ही लेगा और इसीलिए सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी का डीवी स्टार्ट हुआ है, वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। आपका पीआरटी का नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ कि कोई बच्चे अगर पीआरटी भी है और टीजीटी भी है और पीजीटी भी है तो सबसे पहले उसका अपर क्लास में सिलेक्शन होगा। अगर कोई बच्चे पीजीटी में है तो ऐसे भी वो क्यों आना चाहेगा टीजीटी में, क्यों आना चाहेगा वो पीआरटी में, तो वो तो सिलेक्शन लेना चाहेगा पीजीटी में। तो आपके जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं ये यहाँ से उठ के वहाँ भी चले जाएंगे तो हो सकता है आपके सीट्स और घट जाए। तो इस तरह से ऑप्शंस बहुत है। आप कह सकते हैं कि आपकी जॉब होने का उम्मीद बहुत है, इसलिए ज़्यादा डिप्रेस्ड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मगन रहिए, मस्त रहिए, किसी भी प्रकार की आप परेशानी और सोच में जाके आप एंग्जाइटी का शिकार मत बन जाइए। आप बिल्कुल फ्री रहिए। हाँ, एक विशेष चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके आधार कार्ड में या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम के स्पेलिंग वगैरह अगर गलत है तो आप उनको ज़रूर सुधार लीजिए। खास करके पीआरटी के बच्चे हैं तो अभी आपके पास टाइम है तो उसको सुधार लीजिए, इसलिए कि ताकि आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। बस आप सभी मिलके कमेंट कीजिए और ये कमेंट कीजिए कि 75% सीट फुलफ़िल होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 75% सीट फुलफ़िल करने की बात तो कर दी है लेकिन वक्त आया तो पीछे आ गए या मुकर गए, तो ऐसे में तो आप समझ सकते हैं कि नीचे वाले का सिलेक्शन कभी नहीं होगा। क्योंकि निहारता अंक नीचे नहीं आती है तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि कमेंट कीजिए, इस बातों को फैलाइए कि 75% सीट फुलफ़िल करना है और है तो है। और चूँकि क्वेश्चंस के लेवल बहुत टफ था तो होना ही चाहिए। और एक मज़ेदार बात आप लोग कभी शायद सोच रहे होंगे कि नहीं सोच रहे होंगे, आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। मुझे लगता है ना कि सीटेट का जो एग्ज़ाम दिए हैं बच्चे, उसका सिलेबस बिल्कुल बहुत परफेक्ट है और वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, चूँकि वहाँ जो पैडागोजी है और जो भी वहाँ की क्वेश्चंस है ना, वहाँ से पता चलता है कि बच्चे के टैलेंट क्या है, बच्चों को पढ़ाने का काबिल है कि नहीं है। मतलब वहाँ से चेक हो पाता है यू हैव एबिलिटी टू टीच द स्टूडेंट्स और नॉट। बट अगर आप बात कर रहे हैं इस आई थिंक बीपीएससी का, तो आप कह सकते हो कि ये ना एक प्यूरीफाइंग मशीन की तरह एग्ज़ाम था, छांटना है बस। तो कहीं से भी कुछ भी पूछ लो और छांट दो बच्चों को, मतलब अधिकतर बच्चे फेल कर जा और फिर मतलब कुछ बच्चे निकल के आ जाए, बस इसको छांटना और सिलेक्शन लेना, इस प्रकार के ये क्वेश्चंस था। तो क्वेश्चन का लेवल तो बहुत टफ था लेकिन चूँकि संख्या भी बहुत ज़्यादा तो उस हिसाब से उनको टफ करना भी पड़ा। तो सबका अब हम तो हमारे हिसाब से सोच रहे हैं, आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, उसी प्रकार से बीपीएससी के चेयरमैन तो अपना हिसाब से सोच रहे हैं, तो सब अपनी जगह पे सही है। ठीक है, चिंता ना करो, आप बिल्कुल मस्त रहिए। और टीचर्स डे आपके इस बार तो आपके बच्चे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुई है, तो हम ही आपको टीचर्स डे सेलिब्रेट करेंगे और हम ही आपको फिर से एक बार कह रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे। मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए। जिस बच्चों का बहुत कम मार्क्स आ रहा है, बहुत कम यानी नीचे आने से भी सिलेक्शन होने का उम्मीद नहीं है, वो बच्चे फालतू के ये वो वीडियोस देख के और इधर उधर टाइम बेकार करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप पढ़ाई में लग जाइए, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं तो फिर मस्त आप सोच लीजिए नेक्स्ट टाइम पक्का है। अगर आप सीटेट अपीयरिंग बच्चे हैं और अभी आपके सिलेक्शन होने पे डाउट है तो आप सबसे पहले तो सीटेट का तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए, क्योंकि सीटेट का भी जो एग्ज़ाम होता है वो उतना आसान नहीं होता है। और सीटेट आप समझते हैं कि वहाँ पे आपके जो परसेंटेज है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। 150 में जनरल वाले को 90 लाना है
रिजर्व कैटेगरी को 82 लाना है तो वहाँ बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने वाली बात है, तो वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए 7% 6% बच्चे ही क्वालिफाई करके आ पाते हैं। तो उसके लिए आप तैयारी कीजिए, आप इधर उधर के वीडियोज़ वगैरह देखिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा परेशान मत होइए। मैंने जो अभी तक आपके सामने बात की है वो मेरा दिल की आप कह सकते हैं कि एक विचार है, एक विश्लेषण है जो आपके साथ शेयर कर रहे थे। मुझे लगता है कि इसी पर होना चाहिए। जनरल वालों के लिए दिक्कत ज़रूर है, उसके कट ऑफ हाई जा सकता है, 60 से भी एबव चले जाए कोई गारंटी नहीं, क्योंकि सब अपर वाले जो बच्चे हैं, सब ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं, उसमें चले जाएंगे। तो वहाँ पे तो चैलेंज है और कट ऑफ जनरल वाले का ही होगा, बाकी EBC और ये वाले के कट ऑफ कुछ नहीं होने वाला है इस एग्ज़ाम में कम से कम, चूँकि बच्चे बहुत कम सेलेक्ट होकर आ पाएंगे तो फिर नीचे जाने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं और आप महिला हैं तो फिर मगन रहिए, तो और मस्ती है आपके लिए, अब तो और नीचे जाइएगा। क्यों? क्योंकि आप में क्वालिटी कम है? हरगिज़ नहीं। आप ही से तो मेरा घर बनता है, आप ही से तो हमारा देश बनता है, आप ही से तो हमारा समाज सुंदर होता है। आप मजबूत हैं तभी तो हम मजबूत हैं। आपको कमज़ोर किसी ने नहीं कहा है, लेकिन आपकी संख्या थोड़ी कम है, क्योंकि जो मेल बच्चे हैं ना इसमें B.Ed और D.LED की संख्या ज़्यादा है। तो आप चूँकि सीट 50% है और मैं समझता हूँ कि 50% कैंडिडेट नहीं होंगे, उससे कम होंगे, तो उससे क्या है कि आपके पास थोड़ा सा कंपटीशन घट जाता है, इसलिए आपके पास ऑप्शन ज़्यादा बन जाता है। तो आप तो और मगन रहिए, मस्त रहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो बिल्कुल आप सबसे पहले अपनी सासू माँ को, फिर आपके ससुर जी को, इन लोगों को पहले थैंक्स कहिए, और फिर आपके जो पतिदेव हैं उनको तो कहना ही है, क्योंकि इन लोगों ने आपको पढ़ने का मौका दिया है। हमारे समाज में अगर आपकी सास, आपके ससुर और आपके पतिदेव आपको पढ़ने का मौका दे तो ऐसे सास और ऐसे ससुर और ऐसे पतिदेव को तो सदर नमन करता हूँ। मैं भी करता हूँ, आप भी करो, क्योंकि कई लोग के सोच अभी भी छोटे हैं, तो क्या कह सकते हैं, आपको मौका दे रहा है तो फिर उसे आप नमन करो। हाँ, अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी सिलेक्शन पक्का हो रहा है तो फिर आपके मम्मी पापा को तो आप नमन करो कि आपकी ज़िंदगी बना के जा रहे हैं, वो आपको एक लाइफ दे के जा रहे हैं जहाँ से आप डिसाइड करोगे कि चॉइसेबल कौन है। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो।